Hello everyone. Hello student. Hello aspirant. Hello friends. बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग अब तक 67th री एग्जाम्स का पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 इसका कंप्लीट करना है। जितने भी पीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन है उनको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को देख रहे हैं, किस कोर्स से आया हुआ है क्वेश्चन उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग एक एम बना सके, एक टारगेट बना सके कि हम लोग का 71 जो रहे पीटी वो क्या है हमारा सबसे अच्छा जाए। ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो अगर ये लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और इसी तरह के वीडियो लेक्चर को पता करने के लिए और इसी तरह के वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इतने अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। और ये सीरीज क्या किया जा रहा है, खास बात ये है कि सीरीज को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो एक कोई प्लेलिस्ट ऐसा मिले जिसमें कंप्लीट तुम्हारा कोर्स मिले, उसको क्या करो, उसको फॉलो करो। ठीक है ना, ये अच्छा रहता है। क्योंकि ठीक है, अब ये कोई भी बात अच्छा लगे, कोई सजेशन लगे तो कमेंट कर सकते हो। तो चलो पार्ट 1 का पार्ट 2 का हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं तेजी से। पहला क्वेश्चन जो था पार्ट 1 का 67 का, बोल रहा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा, तो कन्वेक्स लेंस होता। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन था उस सबसे क्या बनता है, स्मॉल, और क्या बनता है स्मॉल, और छोटा क्या बनता है, इमेज बनता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए वो देख लोगे, लेक्चर सीरीज देख लोगे। यहाँ पे हम इसमें रिकॉल करा रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को रिकॉल कराएंगे। बोल क्या रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है कंसिस्ट होता है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो तुम्हारा न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें बताया कि मेटलॉजिकल प्रोसेस से मेटल प्राप्त करना है, किस मेथड से, फ्यूज करके, फ्यूज स्टेट में। तो ये स्मेल्टिंग होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के लिमिटेड या ऑब्सेंट में प्रेजेंट में होता है। दो इस तीनों से क्या होता है, मेटल ही निकालते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन से क्या होता है, तुम्हारा जिंक के लिए होता है। ठीक है। अब देखो, दो स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर तुम सॉल्ट मिला रहे हो प्योर वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, पहला स्टेटमेंट हो गया। इसी के पार्ट 2 स्टेटमेंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज होगा। अगर कोई सॉल्ट मिला रहे हो प्योर वाटर में तो वो बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जबकि तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अल्कोहल मिला रहे हो प्योर वाटर में तो उसका डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, कि वेपराइजेशन तेजी से होने लगा, तो जैसे वेपराइजेशन तेजी से होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, जबकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये भी सही हो गया। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। अच्छा, इसमें से बताओ ब्रास का कौन होता है। ब्रास में होता है जिंक प्लस कॉपर होता है। ठीक है, याद रखोगे ब्रास में क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर होता है। इसमें 60% क्या होता है, कॉपर होता है, और 40% ही क्या होता है, ये भी याद रखोगे। अलाय जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये याद रखोगे, पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोगैस क्या है, मीथेन को बोलते हैं। अब देखो, क्या रीजन है कि जो हम लोग पटाखे उड़ाते हैं, क्रैकर्स जो उड़ाते हैं, वो रेड कलर का शो करता है, तो स्ट्रोंटियम उसके पीछे का रीजन होता है। बिहाइंड द रीजन ऑफ रेड कलर स्ट्रोंटियम होता है। साल्ट लविंग किसको बोलते हैं, प्लांट तो होता है, फाइटस मतलब प्लांट होता है, तो ये सारे फाइटस लगे हुए हैं। तो देखो इसमें हलो बोलते हैं, हलो बोलते हैं सॉल्ट को, तो ये हो जाएगा, सिंपल बात है। मेसो मतलब मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा सा वाटर चाहिए, तो ये हो जाएगा मॉइस्चर वाला। ग्लाइकोफाइटस, जेरोफाइटस, जेरोफाइटस का मतलब होता है डिजर्ट में मिलने वाला। ग्लाइकोफाइटस जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्ट लविंग होगा, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला सॉल्ट लविंग होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्यूक लाइम किसको बोलते हैं, तो देखो ये लाइम स्टोन है, ये स्लैक लाइम है, ये तुम्हारा
कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, क्यूक्लम CaO हो जाता है, CaO हो जाता है, इसी को ब्रेक करोगे डिकम्पोज होके CaO प्लस CO2 बनता है, ठीक है। अब देखो आयरन जो होता है वेट क्या होता है, जब रस्ट होता है, रस्ट तो होता है, देखो रस्ट में क्या ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, सडन इंक्रीज करता है वेट, उसके बाद डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में किसी भी आयरन पे क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। 42 नंबर का क्या हो जाएगा, व्हाइट मेटल किसको बोलते हैं, व्हाइट मेटल, तो व्हाइट मेटल बोलते हैं सबको, ठीक है ना, जो सिल्वरी अपीयरेंस दे, व्हाइट कलर का सिल्वरी अपीयरेंस दे, जिसमें चांदी का प्रॉपर्टी शो हो थोड़ा सा, तभी तो ज्वेलरी वोलरी बनाया जाता है लो कॉस्ट का, जो कि डेली लाइफ में यूज किया जा सके। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, नोबल मेटल फाउंड इन द प्योरेस्ट स्टेट, ये सही है, यूरेनियम और लेड ये नहीं होता, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट वन ओनली सही है। फंगी जो होता है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, प्रोसेस नहीं होता है, ये दूसरे पे डिपेंड करके अपना भोजन बनाता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेक मतलब क्लोरोफिल की इसमें कमी होती है। ये जो भोजन बनाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ठीक है ना, एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता, बट ये सिम्बायोटिक करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। पोलिनेशन क्या होता है, बेस्ट डिफाइंड एज ए पोलिनेटर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन होता है, एंथर जो होता है मेल पार्ट होता है, ठीक है ना, फ्लावर्स का, और ये फीमेल पार्ट होता है, इस पे ये ट्रांसफर होता है, फिर ओवल में जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये प्रोसेस देख लोगे, लेक्चर रेफर कर सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो ये पार्ट 2 का कवर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। प्लांट रिसीव करता है न्यूट्रिशन के मेनली, तो ये सॉइल से करता है, ठीक है ना, सॉइल से करता है न्यूट्रिशन, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू वाटर का सप्लाई होता है, फ्लोएम के थ्रू जनरली न्यूट्रिशन, और इससे भी जल्द थोड़ी सी जाती है, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ये है। नेक्स्ट देखो, पाइन, पीर, स्पोर्स, सेडर, सेडार, लार्च एंड साइप्रेस, ये सब क्या है, तो देखो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में तुम इनके जो सीड होगा ना नग्ड होगा ना, तो जिम में तुम कैसे जाते हो, जिम में नग्ड, अरे जैसे जाओगे बॉडी दिखाने लगोगे, ये याद रखोगे, जिम में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बॉडी बनाने के लिए कपड़े को खोल देते हैं, नंगे हो जाते हैं, ठीक है ना, इससे याद रखो कि जिम जिम ये ऐसा सीड, ऐसे प्लांट जिनके सीड क्या हो, नग्ड हो, ठीक है ना, नेक्ड सीड हो, ये याद रखो। तो ये क्या होगा, नग्ड सीड नहीं होगा, नेक्स्ट वाला एग्नियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होगा इनक्लोज्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लोगे इनक्लोज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, मोनो, अब इसी का क्या होगा, इसी के एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म जो होगा सीड्स, इसमें दो तरह का होगा, मोनोकटिलोडन होगा, मोनोकॉट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल, जब उसको खोलोगे ना, कवर को खोलोगे तो उसमें सिंगल मिलेगा कोटिलेडन, तो उसी को बोला जाता है, जिस तरह का हो जाएगा, वीट हो जाएगा, वीट हो जाएगा, वीट, और क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कभी एग्जाम्पल ना पूछ देगा, तो ये लिलीज, ऑर्किड्स, पाम प्लांट्स, ये सब क्या हो गया, सिंगल कोटिलेडन वाला हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी। अब देखो डाइकोटिलेडन में क्या होगा, अगर देखो एंजियोस्पर्म सीड्स को खोलोगे तो उसमें दो गो कोटिलेडन्स मिलेगा, टू कोटिलेशन, जैसे मैंगो का खोलोगे ना, तो उसमें भी देखोगे ना, दो गो ऐसे साइड साइड से मिलेगा, जैसे रोजेज हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, टोमेटोज होगा, तो रोजेज का मिलेगा, ठीक है, सनफ्लावर्स, बीन्स, टोमेटोज, और क्या हो जाएगा, ओक ट्रीज, ये हो गया। फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर्स फाइंड द वन ऑफ द करेक्टली मैच, तो टेटनस का क्या हो जाएगा, BCG, ठीक है ना, ये नहीं है यार, ये तो गलत है ना, ये ऑप्शन होगा, मलेरिया का क्लोरोक्यूनिन, ठीक है ना, इसके वजह से होता है, ठीक है, मलेरिया क्लोरोक्यूनिन, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऐसा एनिमल को बताना है जिसमें रेड ब्लड ना हो, तो वो क्या होगा, अर्थवर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। एनिमल विदाउट द रेड ब्लड सेल इज ए एन अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड annelids and they have a circulatory system that does not rely on the red blood cell to transport oxygen, ठीक है ना। instead earthworm have a full fluid filled circulatory system इसमें होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें। अब उसको क्या बोलते हैं, तो कोलिमिक फ्लूइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। एड्स डज नॉट एक्सचेंज ग्रासेस न्यूट्रिशन थ्रू आउट द देयर बॉडी। नेक्स्ट देखो, फ्लोइंग अल्टरनेटिव कैन बी रूल आउट। अब इसके अलावा बाकी सब क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो स्नेक के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके सारे एक्सप्लेनेशन को, पॉइंट जितने भी ऑप्शन दिए उनको भी हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि आगे का चांस रहे अगर क्वेश्चन आने को, तो हम लोग को उससे सही हो, ठीक है। तो स्नेक होगा, तो स्नेक डू हैव रेड ब्लड सेल एंड रिले ऑन देम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। दे हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल्स which enables their distribution of oxygen to their tissue. Must a snake have three chambered heart? They are part of the class reptile. तो ये स्नेक जो होगा सबसे पहले, तो ये रेप्टाइल सीरीज का है, रेप्टाइल, ठीक है ना, रेप्टाइल क्लास का है। इसमें थ्री चेम्बर होते हैं, थ्री चेम्बर हो गया, ठीक है ना। अगले याद रखोगे ये क्या होगा, अपना जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन थ्रू द टिश्यू से करता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है ना। रेड ब्लड वेसल्स इसके पास होता है, रेड ब्लड होता है वेसल्स। अच्छा, ऑन देम फॉर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ओके, ये हो गया। ज्यादातर इनके हार्ट में तीन चेम्बर होते हैं, ठीक है ना, रेप्टाइल क्लास में आते हैं। अब देखो पिकॉक के बारे में करते हैं। पिकॉक को देखो, पिकॉक जो है, पिकॉक लाइक मोस्ट बर्ड्स, ठीक है ना, ज्यादातर बर्ड्स की तरह हैव रेड ब्लड सेल, इसके पास भी रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स हैव हाईली इफिशिएंट रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। अलाउ टू इफिशियंस ऑफ, अब इसमें क्या करता है, ये अलाउ करेगा किसके लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को इफिशियंट रूप से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मीट देयर हाई मेटाबॉलिक डिमांड। इस लोग को मेटाबॉलिक डिमांड होता है, जो बॉडी का कोई भी फंक्शन वर्क करता है ना, तो उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। उस मेटाबॉलिक के अंदर के बॉडी को वर्क कराने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड होता है, जो इफिशियंसी रूप से इसी के थ्रू, रेड ब्लड सेल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन किया जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट में क्या कहेंगे, इसके पास फोर चैम्बर होता है हार्ट का। तो देखो, स्नेक के पास तीन, हम लोग के पास भी चार होता है, तो ह्यूमन के पास भी चार होता है। जिस तरह से ह्यूमन के पास चार होता है, इसके पास है तो फोर चैम्बर हार्ट का, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल होता है, दूसरा बताओ, इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, और क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। ये किस क्लास में आता है, तो ये क्लास आता है एवेस, ठीक है ना, क्लास इसका लिख लो, ठीक है। फ्रॉग को कवर करते हैं। फ्रॉग को में देखो क्या होगा, तो फ्रॉग में भी रेड वेसल सेल होगा, रेड ब्लड सेल होगा, ठीक है ना। रेड ब्लड को एरिथ्री बोलते हैं, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। यहां से देखो एरिथ्रोसाइट जो होगा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके। एम्फीबियंस ग्रुप में आता है ना ये। अच्छा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हुआ, रेड ब्लड सेल्स कंटेन करता है होमोग्लोबिन
हेमोग्लोबिन कंटेन करेगा, कैरी ऑक्सीजन करेगा थ्रू आउट द बॉडी, अपने बॉडी में वो थोड़ा थ्री चेम्बर्ड होता है हार्ट, बहुत बढ़िया, इसको थ्री चेम्बर्ड होता है जिस तरह से स्नेक का होता है, फ्रॉग का भी थ्री चेम्बर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे जाता है, टिश्यू से होकर जाता है, प्लाज अम्फीबिया से आता है ये, ठीक है ना। इसमें लिखो क्या क्या लिखोगे, चलो बताओ। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इसमें भी रेड ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल होगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज इसके क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें होमोग्लोबिन भी मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट देयर बॉडी, हीमोग्लोबिन का कैरी, ठीक है ना। थ्री चेम्बर होता है, हार्ट हैव थ्री चेम्बर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, पंप, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू से, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से, क्लास क्या हो जाएगा, अम्फीबियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द अल्टीमेट the ultimate substance to which the carbohydrate are degraded is, तो डिग्रेडेड होगा, अल्टीमेट जो सब्सटेंस होगा वो ग्लूकोज होगा, ठीक है ना, ग्लिसरॉल नहीं होगा, माल्टोज नहीं होगा, एमिनो एसिड नहीं होगा, ये ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। अल्टीमेट सब्सटेंस टू दी कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेड होता है तो क्या सब्सटेंस मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ओके। तो यहां से देखो, ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन, ओके क्लियर है। ये ग्लूकोज जो होता है फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है, ये फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है, यही फूड होता है प्लांट्स का, ठीक है ना। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन इनटू, अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रोकन होता है, बिल्कुल ब्रोकन होगा तभी तो फॉर्मेशन होगा, ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी थ्रू numerous process such as digestion, सेलुलर डाइजेशन के थ्रू होगा एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा, ओके। ग्लूकोज इज मोनोसेचराइड, अब ये याद रखो, ग्लूकोज जो होता है मोनोसेचराइड होता है, ठीक है ना, जिसमें मोनो मतलब एक, ओके। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे प्राइमरी सोर्स जो होता है ग्लूकोज जो होता है, सबसे प्राइमरी सोर्स जो होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग्स, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, ये ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइविंग एज द प्राइमरी फ्यूल सोर्स, तो ये क्या करता है ना, प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है ना, प्राइमरी फ्यूल होता है, किसके लिए, सर्वाइविंग करने के लिए, जीवित रहने के लिए ग्लूकोज। एडिशनली ग्लूकोज कैन बी स्टोर इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन, अब देखो ग्लूकोज जो होगा ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्लूकोज, कोई पूछेगा किस में ब्रेक होता है, तो ये स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन, ये याद रखोगे, ग्लाइकोजन में, ठीक है। पोलीसेचराइड, ये पोलीसेचराइड फॉर ए लेटर यूज व्हेन एनर्जी डिमांड इंक्रीज और डाइटरी इनटेक इज लिमिटेड, ठीक है ना, तो ये स्टोर होगा, जब डिमांड होगा तो इसका सप्लाई कर दिया जाएगा, इसलिए स्टोर रहता है बॉडी में, ठीक है। और जो भी हमारा ऑप्शन है उसको देखते हैं, तो ग्लिसरॉल जो होगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का वर्क क्या है, ग्लिसरॉल इज ए ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ग्लिसरॉल जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है ना, ये सिंपल लिपिड है, लिपिड्स, लिपिड, ओके। अच्छा, दैट सर्व्स एज ए, दैट सर्व एज ए बैकबोन फॉर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना,
एंड इज इन्वॉल्व इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है। ये सर्व करता है बैकबोन को, सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर ट्राइग्लिसराइड्स। रेदर देन ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोजिशन को, जब कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज कर सकते हैं तो उसका ये बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो माइनर रूप से बनता है। माल्टोज को कवर करते हैं। तो माल्टोज में क्या बता रहा है कि माल्टोज इज ए डाइसैचराइड, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ग्लूकोज मोनोसैचराइड है तो ये डाइसैचराइड हो जाएगा। क्रिएट बाई कैसे क्रिएट होता है, ज्वाइनिंग टू ग्लूकोज मोलिक्यूल को मिला दो, ठीक है ना, तो माल्टोज का फॉर्मेशन होगा, इसलिए डाइसैचराइड है, ठीक है ना। अब इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, डाइजेशन का ये बाई प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट का अगर डाइजेशन किया जाएगा तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बट इट इज ए नॉट ए फाइनल सब्सटेंस टू विच कर्ब्स आर डिस्ट्रॉयड। ये फाइनल सब्सटेंस नहीं होता जिसको हम लोग कर्ब्स कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माल्टोज जो होता है मोनोसैचराइड होता है, याद रखोगे, ठीक है। माल्टोज जो होगा मोनोसैचराइड होगा, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मोनोसैचराइड मोनोसैचराइड का माल्टोज जो होगा डाइसैचराइड होगा, दो मोनोसैचराइड माने दो ग्लूकोज से मिलके बनेगा। बाई प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन का। ग्लिसरॉल जो होता है डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। कोई एक एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो सब्सटेंस में, तो इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन होने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का दे के किया जाता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल से भी डिकम्पोज किया जा सकता है। ओके, एमिनो एसिड के क्या बारे में समझ लेते हैं। एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ये बात लिखा हुआ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं, तो एमिनो एसिड को बोलते हैं। आर नॉट द इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। ये इसका मैंने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करोगे तो इसका ये इंड प्रोडक्ट नहीं है, ये एमिनो एसिड यहां से नहीं मिलता। ओके, आज के लेक्चर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये फाइनल पार्ट रहेगा 67th री एग्जाम का, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट रहेगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर रहता है कि इसमें लिपिड में नहीं, एसिड में नहीं, अल्काइल्स में नहीं, प्रोटीन्स में, ठीक है ना। इसका देखो डिस्कशन करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स जो होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। एंजाइम्स जो होता है क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होता है आर प्रोटीन्स डेट एक्सेलेट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्सेलेट केमिकल रिएक्शन को। या तो देखो कैटलिस्ट दो भी तरह का होता है, एक तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, बट ये इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, ये याद रखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, ये भी बात क्लियर है। दे प्ले क्रूशियल रोल वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो देखो क्रूशियल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है किस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है, जैसे तो हम लोग सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। बॉडी का जो प्रोसेस करता है, बॉडी जो प्रोसेस करता है सर्वाइव रहने की, उसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। बाय फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ द सब्सट्रैक्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसका क्रूशियल रोल होता है बाकी चीजों को कन्वर्जन करने में। सब्ट्रैक्ट कहीं से एंजाइम्स रहेगा तो किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने में, अच्छे अच्छे मटेरियल को निकालने में, जो कि बॉडी को यूज करे, प्रोडक्ट के रूप में यूज करे। एंजाइम्स आर typically composed of a long chains of amino acid which fold into a specific 3-dimension structure, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एंजाइम्स टिपिकली कंपोज्ड होता है, लॉन्ग चेन से बना होता है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड को प्रोटीन और ब्लॉक बोले ही थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स को एमिनो एसिड बोलते हैं। एंजाइम्स आर टिपिकली कंपोज्ड जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड रहता है विच fold into a specific 3-dimension structure that determine their function. ओके, आगे देखते हैं। अब क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज ए रीजन वेयर द सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट बाइंड्स एंड अंडरगोज ए रिएक्शन, जहां पे सब्सट्रैक्ट जो होगा
सबस्ट्रेट जो होगा बाइंड्स होगा, ठीक है ना, बाइंड्स मतलब किसी चीज पे वो उस पे बाधित है, अंडर वहां पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना, एक्टिव साइड होगा तो एंजाइम, एक बात बताओ कहाँ पे एक्टिव साइड एंजाइम को क्या होगा, जहां पे क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और वहां पे फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, लीड करेगा जहां से एक्टिव होगा। ओके, अब बाकी चीजों में वो यूज होगा। लिपिड्स जो आ जाएगा, ये प्लांट्स का बात होता है, देखते हैं। लिपिड आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर के मतलब और नॉन पोलर के मतलब क्या होगा, तो पोलर के मतलब जिसमें क्या होगा, जैसे ये हो ब्रेक हो गया H प्लस OH में, वाटर में ब्रेक, ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये एनाइन में कन्वर्ट होगा तो इसको पोलर बोलेंगे। पोलर, पोलरिटी दिख रहा है, ये पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड हो गया, जैसे कि तुम्हारा अलग अलग कोई सब्सटेंस हो गया नॉन पोलर, जो कि ब्रेक ना होगा पॉजिटिव और निगेटिव आयन में, ठीक है ना। और सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो, और सॉल्यूट का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम हो। लेस अमाउंट में होगा जो सॉल्यूट होगा, लार्ज अमाउंट में जो होगा सॉल्वेंट होगा, दोनों के मिक्सिंग को कहेंगे सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर भी होता है और हेट्रोजेनियस भी होता है। एक जैसा पैटर्न दिखे तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे, एक जैसा पैटर्न नहीं दिखे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को तो हेट्रोजेनियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, दे इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, एस्ट्रॉइड्स एंड वक्सेस, ठीक है ना, वक्सेस। द लिपिड सर्व एज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन का। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी लिपिड्स को बोलेंगे। सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स, साइनिंग, साइन दिखाता है, ठीक है ना, साइनिलिंग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी को। दे प्ले दे प्ले दे प्ले एसेंशियल रोल्स इन इंसुलेशन, ठीक है ना, कोसिंग, हार्मोन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लिपिड्स क्या क्या हो गया लिपिड में, तो एक तो इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी स्टोर करता है, स्ट्रक्चरल क्या करता है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का होता है, स्ट्रक्चर को बनाने में कंपोनेंट की तरह हेल्प किया जाता है सेल मेम्ब्रेन को। साइन देता है, साइन मोलिकुलर साइन होता है, साइन प्ले करता है। एसिड क्या आ जाएगा, एसिड जो होता है, एसिड आर कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एबिलिटी टू डोनेट प्रोटीन, ठीक है ना, डोनेट प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। while certain acid can participate in a biochemical reaction, they are not typically classified as a enzyme। जो enzymes की तरह नहीं होंगे, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन की तरह। तो प्रोटीन देखो डोनेट करेगा प्रोटॉन को, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया। नेक्स्ट देखो अल्कलीज, अल्कलीज और बेस आर सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट होगा, ठीक है ना। अल्कलीज मेटल, ठीक है ना, जो मेटल्स जो होता है ना, मेटल के ऑक्साइड से हम लोग को बोलता है बेस मिलता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड से हमको एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या करेंगे, उनपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा होता है एक दूसरे से एसिड और बेस, ठीक है। who was the first scientist या डॉक्टर who attempt vaccination, तो इसमें होता है एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। तो एडवर्ड जेनर एन इंग्लिश फिजिशियन is widely credited as the first scientist doctor who attempt वैक्सीनेशन। तो इंग्लिश
फिजिशियन जो थे एडवर्ड जेनर, वो फर्स्ट हैं जो कि वैक्सीनेशन को क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना, वह फर्स्ट बार उन्हें डिस्कवर किए। एडिशनली ही कंट्रीब्यूट टू इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स, वन ऑफ द डेडलिस्ट डिजीज इन द ह्यूमन हिस्ट्री में जो रहा है इसी के लिए। अब इसमें अदर जो है रॉबर्ट कोच ने क्या डेवलप किया है, तो ये रॉबर्ट कोच जो है सबसे पहले कहाँ के साइंटिस्ट हो जाएंगे, तो डेवलप कोच से कोच पोस्टुलेट, कोच जो डेवलप किया पोस्टुलेट ए सेट ऑफ ए क्राइटेरिया टू एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिक डिजीज में। देखिए कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में बताएं। डिस्कवर द कॉसेटिव एजेंट ऑफ ए सेवरल डिजीज, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बैक्टीरियम जो होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, एंड बैक्टीरियम कॉजिंग कोलेरा, इसके लिए भी ये है जिसको बोलते हैं वाइब्रियो कोलेरा। तो कलेरा जो होता है किसके होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अगला देखो, इली जो है, इली साइंटिस्ट है, इली मेटनिकोफ, ठीक है ना, इली मेटनिकोफ, ठीक है ना, या एली मेटनिकोफ पर हो, डिस्क्राइब क्या हो जाएगा, फाइगोसाइट, ठीक है ना, ये डिस्कवर क्या किया, फाइगोसाइट विच आर इम्यून सेल है, ये एक तरह का इम्यून सेल है, डेट engulf and destroy foreign particles and microbes, ठीक है ना, माइक्रोब्स इन द बॉडी, जो बाहर से पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उनको क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, इन्होंने, अब ये कभी पूछ देगा, ये पूछ देगा किसने दिया थ्योरी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है ना, किसने दिया, तो थ्योरी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी किसने दिया, तो एली मेटनिकोफ, ठीक है। अच्छा, इन्हों को नोबेल ये वोन द नोबेल प्राइज, ठीक है ना, नोबेल प्राइज जो मिला इनको, वोन द नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के लिए और मेडिसिन पर्पस के लिए मिला है। ये जो जिस पे वर्क किए थे, वर्क कौन है, इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क किए, थ्योरी ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी जो प्रपोज किए थे, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। जोसेफ लिस्टर, ठीक है ना, अब जोसेफ लिस्टर के बारे में देखते हैं। प्वाइनियर्ड है, ठीक है ना, द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक इन सर्जरी में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए हैं कार्बोलिक एसिड जो फिनोल होता है, ठीक है ना, कार्बोलिक एसिड, इसका देखोगे फिनोल, ये हो गया फिनोल, ओके। तो एज क्या हो जाएगा, एज डिसइंफेक्टेंट टू रिड्यूस सर्जिकल इन्फेक्शन, ठीक है ना, तो डिसइंफेक्ट करने के लिए, रिड्यूस सर्जिकल इन्फेक्शन, जो सर्जिकल इन्फेक्शन जो हो जाता है ना सर्जरी करने में, उसके लिए इन्होंने एंटीसेप्टिक बनाया है, ठीक है ना, कार्बोलिक एसिड के इंट्रोड्यूसिंग फिनोल के तौर पे, ठीक है ना, ताकि मान लो सर्जरी किया जाएगा उसमें इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए इन्होंने काम किया। तो कंसिडर एज ए फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है ना, इनको ये याद रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी, ओके, एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा इन्होंने क्या किया है, और रिवोल्यूशनाइज्ड सर्जिकल प्रैक्टिस, मतलब सर्जिकल प्रैक्टिस को इन्होंने आम बनाया, मतलब कोई भी सर्जिकल क्या बोलते हैं,
सर्जिकल प्रैक्टिस करने का मतलब ना, जैसे सर्जरी कराना लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाए कि लोग सर्जरी करा सकते हैं, उसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं, सर्जरी से आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हो। इसी को रेवोल्यूशनाइज करने का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाना। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, तो ये देखो, डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं, डायलिसिस नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन तुमको समझाते हैं, सारे स्टेप स्टेप वाइज करते हैं। देखो, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज ए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ए सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक ये याद रखोगे, एक सर्कुलर है, यहाँ पे मान लो ये इधर से सेंटर की तरफ काम करे, एक हो गया, तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रल के अपोजिट काम करे, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपिटल। ओके, इसी प्रोसेस तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस पे काम करते हैं। वॉशिंग मशीन, इन वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्पिन साइकिल, जब स्पिन साइकिल होता है, आफ्टर द क्लोथ आर वाश्ड, जब क्लोथ वाश्ड होता है, ठीक है ना, स्पिन घूमेगा बार बार, तो रिंस्ड द मशीन रैपिडली स्पिन ड्रम, ठीक है ना, स्पिन द ड्रम क्रिएटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्रिएट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस प्रोसेस से क्या होगा, फोर्स से क्या होगा, तो दी फोर्स हेल्प टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द क्लोथ बाय पुशिंग द वाटर आउटवर्ड, आउटवर्ड में आया तो टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ड्रम, देखो वाटर को पुश करेगा, वाटर लेकर निकलेगा। इस तरह से प्रोसेस होता है एक्सेस ऑफ वाटर का। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इस ऑस्मोसिस में देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस में देखोगे ना, तो जो हम बताते हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड प्यूरिफाई वाटर। देखो आया ना, जो रिवर्स ऑस्मोसिस देखोगे ना, बड़े बड़े तुम्हारा तुम्हारा लगा रहता है ना वाटर को प्यूरिफायर करने वाला, उसमें ऑस्मोसिस जो होता है ना, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर किया जाता है टू फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी प्रेमेबल के थ्रू, ठीक है ना, वाई लिविंग बिहाइंड लार्ज मॉलिक्यूल्स आयंस अदर इम्प्योरिटीज। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दी प्रोसेस इफेक्टिवली फिल्टर्स आउट substances such as a dissolved salt, bacteria, virus, heavy metals and other contaminant। अब ज्यादा भी रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा तब भी गड़बड़ होगा, क्योंकि उससे भी क्या होगा कि जो प्योर वाटर में जो नीड होता है बॉडी का न्यूट्रिशन, वो भी गायब हो जाएगा, रिजल्टिंग इन अ प्योरिफाइड वाटर। इट इज ए नॉट वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन की तरह काम नहीं करता। The speed of light will be minimum while passing through glass, ठीक है ना। अब देखो वैक्यूम में तो स्पीड जो होता है 3 इंटू लाइट का 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिखोगे 3 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एयर में भी लगभग वही होगा अप्रोक्स। ग्लास में हो जाता है 2 के आसपास, ठीक है ना। वाटर में हो जाएगा थोड़ा सा और 2.25 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये ग्लास में हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 25, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। यानी कि अगर पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा वैक्यूम में, एयर, फिर हो जाएगा ग्लास, नहीं ग्लास नहीं, फिर वाटर, फिर आ जाएगा एयर, एयर कर रहे हैं ग्लास, ठीक है। देख लेते हैं, दिया ही है, ठीक है। ये देखो ऑर्डर दिया हुआ है, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रहा, द लाइट ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन द वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पे एयर ना हो, नो अदर मीडियम कैन मैच इट व्हेन द कंपेयर टू द वाटर एयर, लाइट ट्रेवल इज द स्लोएस्ट थ्रू द ग्लास, ठीक है ना। ऑर्डर इसका देख लो, स्पीड ऑफ लाइट इज अ प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर्स, एक तो होता है मीडियम पे डिपेंड करेगा, आप टेम्परेचर पे भी डिपेंड
करेगा। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन मीडियम ऑन थ्रू विच इट ट्रेवल। जिस मीडियम में ये ट्रेवल करेगा उस मीडियम पे ये डिपेंड करेगा। अगर वैक्यूम में अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। अगर ये अगर ये लाइट पास कर रहा है मटेरियल सच एज एयर तो थोड़ा सा कम स्पीड होगा वैक्यूम से। वाटर में करेगा अगर ये तो उससे भी थोड़ा कम होगा। ग्लास में करेगा तो और थोड़ा कम होगा। अदर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस उसके बाद आएंगे। तो इट्स स्पीड कैन बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरेक्शन विथ एटम्स। जितने ज्यादा एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स के उतना ही उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही इसका स्लोएस्ट होगा। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं मटेरियल का डिटरमाइन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिपेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट को, उस पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। हाउ मच स्पीड ऑफ द लाइट इज स्लो डाउन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करता है कि लाइट का स्पीड कितना स्लो कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत? एक चीज और लिखते हैं, जैसे ये सन है। सन है, सन से हम्म एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। सन से अर्थ पे, अर्थ लाइट आने में टाइम कितना लगता है? टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, ओके, ये याद रखो। टेम्परेचर पे चलते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम कैन ऑल्सो हैव ए स्लाइट इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन करता है टेम्परेचर भी मीडियम। ठीक है, इन जनरल लाइट ट्रेवल स्लाइटली फास्टर इन द वार्मर मीडियम कंपेयर टू द कूलर। तो अगर पूछा जाएगा कि लाइट जो होता है, स्पीड होता है, स्पीड का लाइट ज्यादा होता है किसमें? वार्म सब्सटेंस में। स्पीड ऑफ लाइट कम होता है कोल्डर वंस में, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लाइटली सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है जो ग्रेटर होता है साउंड के स्पीड से। साउंड जो होता है वो क्या होता है बताओ? बताओ। लैंगिट्यूडनल होता है, ठीक है ना। दैट इज वाई द वी सी लाइटिंग बिफोर वेयर। अब ये देखो तो ना, ये वही बता रहा है जो हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई थंडरिंग हुआ, थंडरिंग में जो होगा उसमें लाइट पहले दिखता है, आवाज बाद में सुनाई देता है, क्योंकि लाइट हमारे कानों तक, लाइट हमारे आंखों तक जल्दी से पहुंचता है और साउंड हमारे कानों तक लेट से पहुंचता है। दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी तो वेक्टर होता है। वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी, vector quantity is a physical quantity which have magnitude as well as direction। टॉर्क भी वेक्टर होगा। ये हो जाएगा स्केलर, ये भी वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर तो हमारा सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो तेजी से इसको कवर कर दे रहे हैं, ये तो आसान है। स्पीड इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या होता है? सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी जो ना हो स्केलर होगा। स्केलर के पास क्या होता है? ऑलवेज वो पॉजिटिव होता है, वो उस पर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ओनली।
Speed is a scalar quantity that describe how fast an object is moving without the considering direction। बात सही है। अदर बात क्या होगा, अदर हैंड क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा, टर्क होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे भी, ठीक है ना। इसके पास क्वांटिटी भी होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इन्वॉल्व बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। और देखो वेलोसिटी को और बताते हैं। वेलोसिटी बराबर जो होता है ना, वेलोसिटी बराबर यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेंगे। जब ये वेक्टर है ना तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, नीचे में रखेंगे टाइम, तब जाके देगा ये वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो इंस्टेंट वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। अच्छा, चेंज इन द ऑब्जेक्ट विथ द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। मैग्नीट्यूड को सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेगा तो स्पीड होगा, दोनों का बात करेगा तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट और चेंजिंग द डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ऑब्जेक्ट स्पीड और द डायरेक्शन वेरिंग। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। टर्क जो होता है, टर्क के बारे में देखो, टर्क इज अ मेजर इन द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू कॉज द रोटेशनल मोशन। जो भी तुमको टर्क प्रोवाइड हो, ये एक तरह का फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है। रोटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। इसमें तो जैसे फोर्स होता है तो देखो लीनियर मोशन, लीनियर मोमेंटम को चेंज किया जाता है तो वो फोर्स होता है। देखो डीपी बाई dt को बोला जाएगा तो ये फोर्स होगा, ठीक है ना। इसी में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम को इसके चेंज को क्या बोला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोला जाएगा टर्क, ठीक है। इसको बोला जाएगा टर्क, ठीक है। ठीक है, तो ये भी फोर्स भी तुम्हारा वेक्टर है, टर्क भी तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है ना। अब डिपेंड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, याद रखोगे। स्पीड तो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, नहीं स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है, इस पे मैग्नीट्यूड होता है, इस पे डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, इस पॉजिटिव हो जा सकता है और पॉजिटिव होगा या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। बट वेक्टर जो क्वांटिटी होगा निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव दें तो अदर डायरेक्शन को उसका अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है। और नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल हो जाएगा तो जीरो भी हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, बट ओनली स्केलर क्वांटिटी है पॉजिटिव वैल्यू और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो, देखो कोई पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन है इसको बोलेंगे, पोजीशन लेंथ। तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट है, बट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे जब इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा, किलोमीटर होगा, जीरो होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज, ठीक है ना, तो देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर विल बी, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। अब देखो हमारे पास इक्वेटर है, यहां से देखो ये इक्वेटर का लेंथ ज्यादा होता है, ये ऐसे कम होता है, ठीक है ना। लेंथ ज्यादा हो गया। अब यहां से देखो तो स्पिनिंग ऑफ द फोर्स आते हैं, कवर करते हैं। स्पिनिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज, रोटेशन उन्हें घुमाने लगे स्पिनिंग, तो द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द इक्वेटर विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, करते हैं। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होगा। वेट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ड्यू टू, जो भी ग्रेविटी उस पे फोर्स लगाता है उसी को वेट बोलते हैं। तो स्पिनिंग ऑफ द मोशन अर्थ कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्रिएट होगा फोर्स। और इक्वेटर विच इज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ से सेंटर, अवे दूर जाता है, ठीक है ना। अब देखना, तो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्शियली काउंटरएक्ट, देखो ना काउंटरएक्ट होगा ना द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब एक सेकंड मैं तुमको यहाँ से समझाता हूँ, देखो अब वो कोई चीज घुमाओगे तो ये मान लो ये तुम्हारा हुआ ग्रेविटी लगा सेंटर, ठीक है, ये ग्रेविटी, इसके अपोजिट में तुम्हारा ये लगने लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये इधर में हो गया ग्रेविटी, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, तो स्पिनिंग बढ़ेगा,
रोटेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, स्पिनिंग बढ़ेगा हमारा, रोटेशन जो बढ़ेगा ना, स्पिनिंग का जो रोटेशन बढ़ेगा, स्पिनिंग इंक्रीज करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ग्रेविटी डिक्रीज होगा, एमजी एमजी डिक्रीज होगा, एमजी डिक्रीज होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इस तरह से याद रखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही वेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, न्यूटन, केपलर, ठीक है ना, बर्टोलोमी, तो गैलीलियो ने, ठीक है ना, गैलीलियो ने डिफाइन किया है सबसे पहले, तो गैलीलियो गैलीली एंड इटली, जो इटली के फिजिसिस्ट है, ठीक है ना, मैथमेटिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, इज क्रिएटेड विथ बीइंग वन ऑफ द first to define study the concept of the speed. Okay, the he made a significant contribution to the development of classical physics, ठीक है ना, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू द अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत सारे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्हीं का है, ठीक है ना, गैलीलियो वर्क्स ऑन द Galileo work laid the foundation for the modern understanding speed, velocity, acceleration. His observation and experiment paved the way for the formulation of Newton's law of motion. Therefore, Galileo considered as the first person to the defined study the concept of the speed. अब बहुत लोग इसको ना ये भी किया होगा, न्यूटन्स भी किए होंगे, न्यूटन्स के ना लॉ ऑफ मोशन को हेल्प किया गैलीलियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूटन्स जो हो जाएगा तो फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मोशन, तीन आता है इनका, कि तीन लॉ होता है ना न्यूटन्स का, देखो कवर कर देते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एनी ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट एज हु able to remains in the rest, and any object in the state of the motion who only able to remain in the motion while exert external force on it, जब तक उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहते हैं। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे, जब तक उनको रोका ना जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उनके स्टेट को चेंज ना किया जाए, ठीक है। ये है न्यूटन से फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको सेकेंड लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड लॉ में क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, अगर हम कोई फोर्स एक्शन करते हैं तो उस पर जो रिएक्शन होगा वो भी इक्वल होगा, जो थर्ड लॉ हो जाएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, डेवलप लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सप्लेनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, केपलर क्या हो जाएंगे, तो केपलर जो होगा थ्री लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो दिए, प्लैनेट के बारे में तीन मोशन दिए। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड लॉ ऑफ जो है थर्ड लॉ हार्मोनिक लॉ, ठीक है ना। तो केपलर ने तीन दिए तो नाम भी याद रखो, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, हार्मोनिक लॉज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो स्टेट दैट प्लैनेट मूव इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, इन्होंने बताया कि कोई भी प्लैनेट जो होता है सन को एक ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करते हुए रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, मूव करता है चारों तरफ, किसके, सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट ऑर्बिटल पाथ पे मूव करता है। सेकेंड लॉ हो जाएगा द स्टेट दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन विप्स आउट इक्वल एरिया
एरियाज इन इक्वल टाइम। जो होता है ना, अगर मान लो क्या है, स्टेट दैट लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट और इन द सन स्वीप को, ठीक है ना, स्वीप जो होता है वो क्या होगा, आउट ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स में। ओके, ये क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ हार्मोनिक लॉ होगा, एस्टेब्लिश्ड इन ए रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनेट्स ऑर्बिट पीरियड। प्लैनेट्स का जो ऑर्बिटल पीरियड होगा रोटेट करने का, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन का, इसके रिलेशन के बारे में बताता है कि पीरियड के बारे में बताएगा और डिस्टेंस फ्रॉम द सन से वो कितना है इसके बारे में बताएगा। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है इनको पढ़ेंगे, पोटलोमी, ठीक है ना। ये क्या किए, प्रपोज किए जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स का, ठीक है ना। इसको पोटलेमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। डेवलप्ड जो हुआ है, एलेबोरेट किए हैं मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू, इनकॉर्पोरेट epicycle to explain the observed motion of the celestial body, जिस celestial body जिसके पास खुद का लाइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the what is what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules। तो एवोगाड्रो से लॉ होता है, ठीक है ना। एवोगाड्रो से लॉ के ऑल कंडीशन पे ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या बताता है कि कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, कि एगाड्रेस लॉ होता है, ठीक है ना। एगाड्रेस मोल होता है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एगाड्रेस लॉ प्रोवाइड द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ द गैसेस, इज अ की कंसेप्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द आइडियल गैसेस के बारे में। ग्राहम्स लॉ क्या हो जाएगा, तो ग्राहम्स लॉ of effusion state that the rate of infusion or diffusion of gases is inversely proportional to the square root of its molecular mass। ठीक है, in simpler terms, lighter gases diffuse or effuse faster than heavier gases under the same condition of the temperature and pressure। Pascal's law क्या हो जाएगा, Pascal law is also known as the principle of the transmission of a fluid pressure, state that when there is an increase in a pressure at any point in the confined fluid, there is an equal increase in a pressure throughout the fluid। कोरियल इफेक्ट क्या होगा, कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो देखो कोरियोलिसिस इफेक्ट जो इफेक्ट इज बताते हैं, अपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द मर्थ। जो भी रोटेशन के, अर्थ के रोटेशन से जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन द स्टेट ऑफ in a state that in the rotating reference frame an object moving in a straight path will appear to be deflected to one side। ठीक है ना, मूव एक कोई, अब इस पे जो भी रोटेशन होता है ना, रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स लगता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। इसके वजह से डिफ्लेक्शन देखा जाएगा, नॉर्थ में देखा जाता है और साउथ में देखा जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में देखा जाता है, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन। जैसे कि मान लो तुम यहाँ से हो, तुमको बता देता हूँ, रुको, ये अर्थ है, तो कोई इधर से आ रहा है तो ये इधर में रोटेट करेगा, कोई इधर से जा रहा है तो इधर में रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो अब मान लो क्या होगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मूव करता है, इसमें राइट में मूव करता है। सॉरी गलत बता दिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार एक सेकंड, यहाँ से देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसमें तुम्हारा ये होगा राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, ये तुम्हारा लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करेगा या डिफ्लेक्ट होगा ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, Coriolis force effect influence the various phenomena such as the rotation of the weather system and the path of the ocean current। बहुत सारा पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 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 सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट लेंगे, सेकंड लास्ट, ठीक। अब देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन।
आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका सबसे फेमस है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से भेज दोगे तो वो एनर्जी देगा, फेंक दोगे मतलब इसका स्पीड। आइजैक न्यूटन, तो ये इसमें आइजैक न्यूटन के बारे में होता है। फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ मोशन बताया है, नोन एज न्यूटन से लॉज व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट से मोशन एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। देखो ये पूछेगा ना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, तो न्यूटन के साथ जाएंगे। एक्सप्लेनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये भी एक्सप्लेन किए हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। स्टीफन हॉकिंस मेड द ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, पार्टिकुलरली इन द स्टडी ऑफ द ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स के बारे में। द नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताएं। प्रोपोज्ड किया द हॉकिंस रेडिएशन, ठीक है ना। सजेशन दैट ब्लैक होल्स इमिट रेडिएशन ग्रेजुअली लॉस मास ओवर टाइम। wrote several popular science books, including A Brief History of Time, which made a complex scientific concept accessible to wider audience. मॉरी कुरियर जो है ये पोइनरीड रिसर्चर जो है रेडियो एक्टिव के पे एंड मेड ए सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट पोलोनियम एंड रेडियम। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम लोग देखते हैं। डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इन्होंने बताया है, विच रिवोल्यूशनाइज्ड और आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी के बारे में। ये प्रपोज किया है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, विच रिलेटेड टू एनर्जी मास, और ये क्या होगा स्पीड ऑफ द लाइट। अब ये क्या हो गया, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन occurs along it. This phenomenon is known as, इसको बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। अब क्या करोगे इसको एक बार खुद से कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, पढ़ते रहो, खुश रहो, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहो। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करो, इस लेक्चर को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और बेस्ट कंटेंट धीरे धीरे प्रोवाइड किया जा रहा है, और जब तक अभी तक जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा चेक करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। बहुत सारे ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दिया गया है, जैसे वर्ल्ड मैप के सीरीज को कंप्लीट कर दिया है, तो उसको प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो दोस्तों में। जैसे जैसे प्लेलिस्ट कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है ना, दोस्तों को शेयर कर दो। और लाइव प्रीमियर जो हो रहा है उसको भी फॉलो करो, डेली 1-2 लेक्चर आता है, उसको देखने के लिए तुम नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।